चलिए तो नोट हो गया। चलिए यहाँ तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिया? केमिकल एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड, डेट इज़ उसमें कितने ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, कितने इनऑर्गेनिक हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा रिलेटिव कॉम्पोजिशन, डेट इज़ कि वही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कितना है, वही एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कितना है, इसको कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। क्या देखा हम लोगों ने? रिलेटिव अबंडेंस, कि वही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कितना है और वही एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कितना है। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या वेट का क्राइटेरिया है, एसिड पुल सब्सटेंसेस क्या थे, यानी कि जो एसिड में सॉल्युबल थे, और एसिड इनसॉल्युबल क्या क्या थे। वेट का क्राइटेरिया देखा कि 800 डाल्टन यानी कि 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक अगर वेट है तो हम उसे माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। अगर 800 डाल्टन यानी कि 1000 डाल्टन से भी अगर ज़्यादा है उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का, तो हम उसे क्या कहेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम लोगों ने क्या देखा कि वह मेटाबोलाइट्स जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में वह जो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे बन सकती हैं, लेकिन वो किस में बनेगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में बनेगा, बैक्टीरिया में और फंगी में और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन ह्यूमन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं, उनका अपना एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या था? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्रोटीन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्रोटीन इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन के जो वेट होते हैं 10,000 डाल्टन से भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन के बारे में हम लोग देखें तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज प्रोटियोस विच मीन्स प्राइमरी और द प्राइम इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस? बॉडी का अगर ग्रोथ होना है, बॉडी का अगर मेंटेनेंस चाहिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए, तो प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़रूरी है। दैट इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस। All proteins are polymer of alpha amino acid. What are the alpha amino acid and what are the beta, gamma, delta? ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद से क्या है? प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो भी मैक्रो या माइक्रो, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई अबंडेंट है तो कौन है? प्रोटीन। अब बोलेगा ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है? तो ये तो एज इट इज़ ए स्टेटमेंट मैंने क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री से विड्रॉ किया है। आपके यहाँ पे जब पढ़िएगा तो कोलाजन फाइबर दिया ना अबंडेंट, वो भी क्या है? प्रोटीन ही है ना। तो आप लोग यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है अमाउंट। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ये बात हम लोग कर चुके हैं। प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। देखिए पॉलीमर दो तरह के होते हैं, एक होमोपॉलीमर, एक हेटेरोपॉलीमर। पॉलीमर बनते किससे हैं? मोनोमर से। अगर कोई पॉलीमर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर से बना है तो उसे कहेंगे होमोपॉलीमर। और अगर कोई पॉलीमर डिफरेंट मोनोमर से मिलकर के बना है तो उसे कहते हैं हेटेरोपॉलीमर। सपोज जैसे शुगर का यूनिट है और मिल करके क्या बना रहा है? पॉलीसेक्राइड। तो हम कह रहे हैं कि उस पॉलीसेक्राइड में या फिर उस बड़े ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर है, दैट इज़ ओनली ग्लूकोज। तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का वो पॉलीसेक्राइड है, तो हम उसे कहेंगे होमोपॉलीमर। लेकिन हम लोग प्रोटीन में क्या जानते हैं कि अगर आपका वैलिन है तो आइसोल्यूसिन भी आएगा, फेनाइलएलानिन भी आएगा, ग्लूटामिक एसिड भी आएगा, अस्पार्टिक एसिड भी आएगा। डिफरेंट अमीनो एसिड आकर के एक साथ जुड़ेंगे। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स, अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स आकर के जुड़ेंगे तो वो पॉलीमर क्या कहलाएगा? हेटेरोपॉलीमर। क्लियर? प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड्स क्या है?
अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन. All amino acids are organic compound containing amine group, that is NH2, and COOH carboxylic acid group as a substituent. हम लोग देखेंगे कैसा सब्स्टिट्यूएंट है. जनरली आप लोग जब पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. किसके? मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. All amino acids are organic compounds containing NH2 group and COOH group as a substituent on the same carbon on the basis of their relative position. COOH का relative position और NH2 का relative position पर amino acids can be classified into various group or various types. That are alpha amino acid, beta amino acid, gamma amino acid and delta amino acid and so on. उसी तरीके से हम क्लासीफाई करते जाएंगे. कैसे, ये हम लोग देख रहे हैं अभी. They have ट्राइबल नेम, इनका पुकार नाम भी होता है. पुकार नाम कैसे? कोई ऐसा जैसे ग्लाइसिन काफ़ी मीठा होगा जिसको वजह से उसका नाम क्या पड़ गया? ग्लाइसिन. उसका पुकार नाम सुक्रोज, उसका भी पुकार नाम से पड़ा है. तो सुक्रोज क्या हो गया? मोनोसेक्राइड. तो जिस तरीके से वहाँ पे पुकार नाम है उसी तरीके से जनरली जितने भी अमाइनो एसिड्स है उनका कोई ना कोई पुकार नाम है, अनदर नाम है, कॉमन नेम. आप जनरली क्या बोल सकते हैं? उसके कॉमन नेम है, डेट इज कॉल्ड ट्राइबल नेम्स. क्लियर? यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए. नोट कर लिए. अब देखते हैं अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड के बारे में मैंने क्या कहा? ये सब्स्टिट्यूएंट है किसका? मीथेन का. मीथेन आप कब कहेंगे? अगर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो ये क्या कहलाएगा? मीथेन. क्लियर? लेकिन हमने कहा कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, क्या करके? सब्स्टिट्यूट. क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या कहा? कंटेनिंग NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो हमने क्या कहा कि हमने H को सब्स्टिट्यूट किया किसके साथ? एसिड के साथ. क्लियर? फिर हमने कहा कि इस हाइड्रोजन ग्रुप को हमने सब्स्टिट्यूट किया अमाइन ग्रुप के साथ NH2. ठीक? और यहाँ पर यह हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा ये होगा R ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल ग्रुप. वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहेगा. ये NH2 अमाइन, ये COOH और ये H, ये फिक्स रहेंगे. ये R बार बार चेंज होगा और इस R के चेंज होने से अमाइनो एसिड्स के नाम चेंज होते हैं. ये क्या है? COOH. ठीक है साहब, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये है अमाइन ग्रुप. और ये R जिसको हम लोग कह रहे हैं वेरिएबल, इस R को हम लोग क्या कह रहे हैं? वेरिएबल. यानी कि जो चेंज होगा. अब इस R के चेंज होने से अमाइनो एसिड्स के नाम चेंज होंगे. ठीक है? On the basis of their relative position, amino acids can be classified into various types: alpha, beta, gamma, delta and so on. और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि all proteins are polymer of alpha amino acids. या फिर प्रोटीन जो पॉलीमर है सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड के हैं. तो अल्फा अमीनो एसिड किसे कहेंगे? ये अल्फा अमीनो एसिड है क्या? देखते हैं. हमने कहा कि आप अगर जानते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, फिजिक्स भी पढ़िए, इसलिए कि केमिस्ट्री फिजिक्स ही आपको रैंक दे सकता है, सिलेक्शन दे सकता है. बायोलॉजी तो बस मार्क्स आपका बढ़ाएगा. बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी आपको पढ़ना है और पूरा लेक्चर देखना है. ये नहीं कि शुरुआत के 10 मिनट देके छोड़ दिए. लेक्चर्स पूरे मुकम्मल देखने हैं, चाहे कोई भी हो, आइदर बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स. क्लियर? तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा प्रायोरिटी टेबल. प्रायोरिटी टेबल में जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा COOH ये सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप. ठीक है? जब वो सीनियर हो गया तो प्रायोरिटी किसको देंगे? इसी को देंगे. जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप से अगर कोई कार्बन अटैच है, सर ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो बाकी के दूसरे सारे फंक्शनल ग्रुप
सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इमेजिन किए जाते हैं। यानी कि अब ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट इसके रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। क्लियर, ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। और ये हो गया अमाइन, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर। अब हम क्या बोल रहे हैं सर, अगर ऐसा होता, ये कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये वेरिएबल ग्रुप, ये आपका COOH, और यहाँ से अगर कोई कार्बन अटैच है, ये कार्बन, यहाँ से कोई कार्बन अटैच है, अब इस कार्बन से हम अटैच कर दे किसको, NH2 को, तो ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, तो इसे क्या कहेंगे, बीटा कार्बन, और ये अमीनो एसिड किस कार्बन से अटैच है, बीटा कार्बन से अटैच है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, बीटा अमीनो एसिड। ठीक। उसी तरह से फिर अगर इसके बाद एक और कार्बन होगा, जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन, और इसको हम कहें ये हाइड्रोजन है, ये R वेरिएबल ग्रुप है, COOH है, यहाँ से एक कार्बन, फिर यहाँ से एक कार्बन, और इससे आकर के अटैच हो गया आपका NH2 ग्रुप। अगर इससे NH2 ग्रुप अटैच होता है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा कि ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन, ये हुआ गामा कार्बन, तो इसे क्या बोलेंगे, गामा अमीनो एसिड। कोई डाउट, क्लियर। तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड गामा अमीनो एसिड, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो पता ही चलेगा कि नेसेसिटी के बेसिस पर हम लोग ने देखा होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड एंड सो ऑन। आगे जाएंगे, इसके बाद एक और कार्बन यहाँ पे डाल दें, अगर एक और कार्बन यहाँ पे डाल दें और वहाँ से हम लोग डाल दें NH2, तो ये क्या हो जाएगा, ये गामा, तो ये डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगा। क्लियर। ज़रूरत की बुनियाद पर कि हमारी नेसेसिटी क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल। मिसाल समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके पास पेन है, तो मैंने कहा ये पेन लिया आपने, ये पेन, लेकिन आपके पास कॉपी नहीं है, तो आप मार्केट से जाकर क्या ख़रीद के लाइएगा, कॉपी या पेन। कॉपी, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कॉपी। एसेंशियल क्या है आपके लिए, कॉपी। अगर आपके पास कॉपी है तो मार्केट से आप जाके क्या खरीद के लाइएगा, पेन, तो पेन आपके लिए एसेंशियल हुआ। डैट इज़ जो आपके पास नहीं होता है, ज़रूरत उसी की होती है और वही आपकी ज़रूरत बनती है। यानी कि वह अमीनो एसिड जो आपके पास नहीं है, जिसको आपको आउटसाइड से अपने डाइट में लेना पड़ता है, उन अमीनो एसिड्स को बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक। और जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रहा होता है, जिसे हमें कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्लियर। इसको आप लोग लिखिए, डेफिनेशन खुद के लैंग्वेज में लिखिएगा, ये नहीं कि सर इंग्लिश में डेफिनेशन बोल दीजिए, इंग्लिश में डिक्टेट कर दीजिए, हम लोग लिखेंगे। अरे भैया 12 साल से तो लिख ही रहे हो ना डेफिनेशन, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। डेफिनेशन वही है जो आपके जहन में रहे। स्टेटमेंट क्लियर कट आपके ब्रेन में होनी चाहिए। स्टेटमेंट्स तो NCERT में लिखी हुई हैं, आपको स्टेटमेंट्स NCERT के याद होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। किसी भी तुर्रम खान के डेफिनेशन से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट कीजिए इसको, लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करके कितने टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है, अमाइन, ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ये कैसा होता है, ये बेस है, इसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर है यानी कि बेस है। ठीक। अगर एसिड और बेस इक्वल हुए तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा।
और एसिड और बेस अगर इक्वल हुए, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो जो हमें अमीनो एसिड मिलेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। कोई ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें एसिडिक ग्रुप यानी कि नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज़्यादा है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से, तो हम उस अमीनो एसिड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो हम उस अमीनो एसिड को क्या कहेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। क्लियर। अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप नंबर ऑफ COOH ग्रुप से ज़्यादा हुआ तो अमीनो एसिड का रिलेटिव नेचर कैसा होगा, बेसिक। अब बेसिक नेचर है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। क्या कहा हम लोगों ने, पहली बात तो ये कि अगर इफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ COOH ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अमाइनो एसिड विल बी बेसिक इन नेचर। देन अमाइनो एसिड will be basic in nature। बेसिक नेचर में कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, याद रखिएगा, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये कैसे होते हैं, बेसिक। क्लियर। अब देखिएगा साहब, हमने कहा इफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, then amino acid will be, then nature of amino acid will be, then nature of amino acid will be acidic, will be acidic। क्लियर। सॉरी देखिएगा, ये अगर ज़्यादा हुआ NH2 ग्रुप COOH से तब क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ओके, सिंपल से एरर था, इसको आप लोग फिर से देखें गौर से। NH2 ग्रुप अगर ज़्यादा होगा तब जाकर के बेसिक होगा ना। गलतियां हैं, सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी हो गई। ठीक है, तो आप लोग भी वहाँ से देख करके मुस्कुरा लिए थोड़ा सा, हमने भी सोचा कि इंटरटेन कर लिया। ठीक है, ये माइनर से मिस्टेक हुई। NH2 ग्रुप ज़्यादा है COOH से तो बेसिक इन नेचर होगा, डैट इज हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। क्लियर। और मैंने कहा इफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज ग्रेटर देन NH2 देन अमाइनो एसिड विल बी एसिडिक। एसिडिक का एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में 2 है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। क्लियर। फिर हम लोग क्या कहेंगे, if number of NH2 group is equal to COOH group, then the nature of amino acid will be neutral, then the nature of amino acid will be neutral। न्यूट्रल का एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में है कि ये डैट इज वैलिन। वैलिन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और ये याद रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप इक्वल है तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। ये हो गया NH2 ग्रुप और COOH के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन। लेकिन एक और बात गौर करना है, इसका नाम क्या है, फेनाइल एलानिन। फेनाइल आप किसे कहते हैं, बेंजीन में से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ग्रुप क्या हो जाएगा, फेनाइल ग्रुप होगा। ठीक, तो फेनाइल ग्रुप है यानी कि उसमें एरोमेटिक रिंग है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें एरोमेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट हो, ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें एरोमेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट हो उसे कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। उसमें क्या क्या आएगा आपका, फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ये सारे अमाइनो एसिड क्या है, ये तीनों क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जब आप लोग केमिस्ट्री के
एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किसी किसी अमाइनो एसिड में आपको सल्फर मिलेंगे, तो उसे कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। क्लियर? तो आप लोग इस तरीके से टेबल फॉर्म कर सकते हैं कि इसके बेसिक अमाइनो एसिड्स के, एसिडिक अमाइनो एसिड्स के, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के। क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड कंटेनिंग बेंजीन रिंग, ये तीनों के पास क्या है, ऐसे कर देते हैं ना, अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, उसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्लियर? इन एग्जांपल्स को आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब जो इधर में लिखा हुआ है पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये VIP ये सब क्या लिखा हुआ है। तो देखिए एक जस्ट निमोनिक्स है कि VIP हॉल में TT, और ये VIP हॉल में TT इस ट्रिक के अकॉर्डिंग जितने भी नाम आपके आएंगे वो सब के सब क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि उन तमाम अमीनो एसिड्स को आपको एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू डाइट में यूज़ करके आपको लेने होंगे, ये हमारे बॉडी सिंथेसाइज्ड नहीं करते हैं। ठीक? अब इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में से फिर हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रुप्स, कि अगर COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप इक्वल है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक होगा, अगर COOH ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे। जिसमें से हम लोगों ने देखा कि नाम में ही एसिड प्रेजेंट है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। नाम में एसिड प्रेजेंट है तो ये दोनों कैसे होंगे? एसिडिक अमीनो एसिड। और हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये तीनों कैसे होंगे? ये तीनों होंगे बेसिक अमीनो एसिड। और फिर ये वैलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्लियर? और अगर किसी अमीनो एसिड में रिंग प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग, तो उसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्लियर? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस। इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस का माना क्या है? देखिए एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। क्लियर? हम अगर इस अमीनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, और एक बार हम इस अमीनो एसिड को बेसिक सॉल्यूशन में डालें, तो जब अमीनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक? और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसको हम देखेंगे ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये इसके पास दोनों नेचर है, एसिडिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक कंपाउंड, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। देखिए क्या चीज़ है, अगर हम इसको डाल लें एसिड में, तो एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे क्या एक्सिस में है? एसिड एक्सिस में। तो ये जब अमीनो एसिड्स हम डालेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। बेस की तरह बिहेव करेगा यानी कि क्या डोनेट करेगा? लॉन पेयर। जो भी कंपाउंड लॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? बेस, अकॉर्डिंग टू लुइस। ठीक है? हमने कहा कि ये कंटेनर है। ठीक? इसमें हमने क्या ले लिया? इसमें हमने बहुत सारे ले लिए। क्या? H+। क्या ले लिया हम लोगों ने? H+ ले लिया। क्लियर? अब H+ लेने के बाद हम क्या कहें? इसी में हम डाल दें इस अमीनो एसिड को। जब अमीनो एसिड को डालें तो क्या होगा? ये H+ जाएंगे या फिर इन H+ को क्या मिलेगा? लॉन पेयर मिलेगा। जिसके पास लॉन पेयर एक्सेस होगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होंगे। कौन है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड यहाँ पर? ये साहब। तो लाओ, अगर ये लॉन पेयर इन H के पास आएगा तो ये कैसा ग्रुप बनाएंगे?
ये NH2 था वो लॉन पेयर चला गया, और ये C, ये H वेरिएबल ग्रुप, ये R, ये COOH। ठीक, और ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा दिखेगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये कैसा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल होगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि जब एसिडिक सॉल्यूशन में हमने डाला अमीनो एसिड को, तो अमीनो एसिड किसके तरह बिहेव किया, बेस की तरह। लॉन पेयर अपने डोनेट किया और लॉन पेयर डोनेट करके NH3+ बना दिया। COOH उसी तरह है। अब जब बेस में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में इसी अमीनो एसिड को, तो बेस में क्या है, OH-। ठीक है, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो क्या करेगा, अपना H+ लूज करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा अटैक होगा, ये लॉन पेयर इस H+ को देगा, ये रिमूव हो जाएगा। और जब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पर ये भी रिएक्शन कैसे होंगे, रिवर्सिबल। जब यहाँ पे रिवर्सिबल होगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, NH2C, H ग्रुप, R वेरिएबल ग्रुप एंड COO-। ये हम जब हम लोग NCERT पढ़ेंगे तो कंपाउंड A और कंपाउंड C, ये हुआ आपका कंपाउंड A और ये हुआ आपका कंपाउंड C एज पर NCERT। क्लियर, ये आपका हुआ कंपाउंड A, ये हुआ आपका कंपाउंड C। ठीक, तो फिर वो कब बनेगा जो कंपाउंड भी है, ज्विटर आयन का भी आप लोगों का इंतजार है, ज्विटर आयन कब बनाएंगे सर, ज्विटर आयन कब बनाएंगे। अब देखिए, इसके पास H+ है ना, इसके पास लॉन पेयर है ना, ये खुद ही में अगर रिएक्ट कर जाए, किसी में हम डाले हैं तो ये H+ यहाँ से रिमूव हो, यहाँ माइनस आ जाए, ये H+ को ले लेते हैं, यहाँ पे NH3 आ जाए, और ये लॉन पेयर यूज़ हो चुका है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा तो इसको कहते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसे, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। क्लियर, ज्विटर आयन ना तो बेसिक होगा ना ही एसिडिक होगा। pH कितना हो जाएगा, pH ज्विटर आयन जहाँ पर रहेगा 7। ठीक है, यहाँ पे बेसिक में डाले हैं, यानी कि अगर ये हमारा जो अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में। यानी कि जब किसी सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 हो, जब किसी सॉल्यूशन का pH ग्रेटर देन 7 हो तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जब किसी सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 हो तो किसके तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। क्लियर, तो ये था NCERT के लाइन का मीनिंग कि इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स चेंजेस। यानी कि अगर हम लोग pH लेस देन 7 में डाल रहे हैं, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिसका pH 7 से कम है, तो वहाँ पे अमाइनो एसिड बेस की तरह काम करेगा। और ऐसा किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जहाँ पे pH 7 से ज़्यादा है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे अमाइनो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जब न्यूट्रल होगा तो हम उसे कहेंगे ज्विटर आयन। उसी सेम एसिड का H+ सेम एसिड के बेस पर ट्रांसफर होता है और वो क्या बनाता है, ज्विटर आयन। ठीक है, और जिस पॉइंट पर, जिस इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन पर हमें सॉल्यूशन अमाइनो एसिड का न्यूट्रल मिलता है, उसी कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। वहाँ पे pH क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग के सिलेबस की बात नहीं है, बस कभी कभी पूछेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर सॉल्यूशन का pH क्या होगा, तो 7 होगा। वहाँ पे कौन सा नेचर का अमाइनो एसिड मिलेगा, ज्विटर आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्विटर आयन। pH कितना होगा, 7 होगा। आई बात समझ में, क्लियर, नोट कीजिए, नोट कर लिए। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस pH पर क्या नेचर होगा। अगर
हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कैसा हो रहा है, अमाइनो एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब बेसिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कैसे नेचर है, एसिड की तरह, ठीक। और ज़्यूटेराइन में क्या होता है, उसका pH 7 होता है। ये लाइन का मीनिंग पता चल गया। अब हम लोग क्या देख रहे थे, अगर R जो वेरिएबल ग्रुप है R, अगर इसको चेंज करें तो अमाइनो एसिड का नेचर चेंज हो जाता है। अमाइनो एसिड डिफरेंट काइंड्स के होते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके चेंज होने पर, इस R ग्रुप के चेंज होने पर, यानी कि ये वेरिएबल ग्रुप चेंज होने पर। तो हम लोग इस R ग्रुप को बदल बदल करके देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। हर किस्म का नहीं देखेंगे, सिर्फ वही देखेंगे जो हमारे NCERT में दिया हुआ है, ठीक। एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल समझ में आया। एसेंशियल अमाइनो एसिड हुआ जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, उसको बाहर से लेना है। नॉन एसेंशियल जो हमारे बॉडी में बनता है, ठीक। उसका न्यूमोनिक्स भी हम लोगों ने देखा। अब क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, वेरिएबल ग्रुप। NCERT में क्या दिया हुआ है, अगर ये R जो वेरिएबल ग्रुप है, ये R, अगर ये R इक्वल टू H हो गया तो क्या बोलेंगे। अगर ये R वेरिएबल ग्रुप R CH3 हो गया तो क्या बोलेंगे। अगर ये वेरिएबल ग्रुप R CH2OH हो गया तो क्या बोलेंगे। आई बात समझ में, चलिए देखते हैं। CH ये वेरिएबल ग्रुप, जो वेरिएबल ग्रुप्स हैं उनको हम लोग ब्लैक से पहले लिख लेते हैं, सॉरी जो ग्रुप्स पहले से प्रेजेंट है उन्हें ब्लैक से पहले लिख लेते हैं, और जो वेरिएबल ग्रुप जिसे हम लोगों ने लिखा है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ये H है, ये COOH है और ये NH2 है। ये हर एक अमाइनो एसिड्स में पाए जाएंगे, सिमिलर होंगे। डिफरेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप। ये जो 3 ग्रुप्स हैं ये सब के सब सेम होंगे। ठीक, चलिए वेरिएबल ग्रुप चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप H लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिन। अगर यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप की जगह पे CH3 लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है एलानीन। और अगर इस वेरिएबल ग्रुप R की जगह पे CH2OH लगा देते हैं तो इसी का नाम हो जाता है सेरीन। क्या, सेरीन। ठीक, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, इत्मीनान से। अगर आपको लगे कि लेक्चर्स काफ़ी स्लो हैं आप उसको 1.25 पे देख सकते हैं, 1.5 पे देख सकते हैं। अगर आहिस्ता पढ़ाया जाए तो उसका जुगाड़ है कि आप उसको स्पीड कर सकते हैं। फिर हम स्पीड पढ़ाएंगे, आप स्लो कीजिएगा तो वीडियो की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। क्लियर, और आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। और पढ़ते हम लोग किस लिए, समझने के लिए ना। और वीडियो लेक्चर्स कौन देखेगा, जिसको नहीं समझ में आया, और जिसे समझ में आ गया वो क्यों वीडियो देखेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। ये H ग्रुप, ये भी H ग्रुप, ये NH2 ग्रुप, ये COOH ग्रुप। क्या इस कार्बन पे चारों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। तो हमने ये कहा कि ये NH2, ये COOH तो अलग है, ये H तो अलग है, लेकिन इसी के तरह एक और ग्रुप भी तो आ गया H। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कायरल कार्बन। क्या है, कायरल कार्बन। हमने ये कहा अगर एक कार्बन है C, उसके 4 वैलेंसी होते हैं, हमने पढ़ रखा है। अगर इसके साथ A अटैच हो गया तो दूसरा क्या अटैच होगा, B ना, कुछ भी अटैच होगा लेकिन A नहीं होगा। सर A होगा अब B अटैच होगा, नहीं। सिंपल कंसेप्ट, अगर किसी कार्बन को कायरल होना है और उसके साथ अगर A अटैच है तो अगला ग्रुप कुछ भी होगा लेकिन A नहीं होगा। चलिए हम लिख देते हैं B। बहुत सारे लोग वहाँ पे चिल्ला रहे हैं B। चलिए B लिख दिए, B। अगला क्या होगा, C नहीं। अब आप लोग समझ चुके हैं, सर अगला कुछ भी होगा A और B नहीं होगा।
कुछ भी होगा, ए और बी नहीं होगा। इफ अगर वो कार्बन क्या होना है, कायरल। ठीक है, चलिए सी लिख देते हैं। अगला वैलेंसी से क्या जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ जाए सर, कुछ भी, लेकिन क्या नहीं होना है, ए बी और सी नहीं होना है। मैंने कहा डी सी कुछ भी ले, जेड ले लेते हैं, जेड। क्लियर? अच्छा डी लिखते हैं, चलो डी लिख देते हैं। ठीक, ए बी सी डी। क्लियर? हमने कहा कि इस कार्बन से चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग जुड़े हुए हैं। चारों ग्रुप अगर अलग हैं तो उसे क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। अगर कोई कार्बन कायरल है तो उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ पाए जाएंगे। अगर उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ पाई जाएंगी तो हम उसे कहेंगे डेट कार्बन, या फिर द ग्रुप्स अटैच्ड विद डेट कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वहाँ पे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। या आप केमिस्ट्री में बेनिफिशियल होगा। बायोलॉजी में कभी भी इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जान लेना है। जानने से क्या है, जब आप केमिस्ट्री वाले सर से पढ़िएगा तो केमिस्ट्री वाले सर बोलेंगे, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे, बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, और बायोलॉजी वाले सर केमिस्ट्री वाले सर पे ठोक देंगे तो आप लोग बीच में पड़े रह जाइएगा। तो हम लोग किसी पे नहीं थोप रहे, हम लोग खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, और जो होगा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको सर देंगे। ये क्या है, कायरल कार्बन या अकायरल, तो सर ये अकायरल है। और अकायरल है तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये देखिए, हाइड्रोजन सबसे सिंपल ग्रुप कहलाएगा ना, उससे सिंपल कोई है? हाइड्रोजन, उसके पास से CH2 आएगा, उसके पास से CH3 आएगा, या फिर कार्बन है, कोई भी है। हाइड्रोजन क्या कहेंगे, सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप जो यहाँ से अटैच हुआ। कार्बन अटैच हुआ तो अपने साथ 3 हाइड्रोजन लेके आएगा, या फिर 2 हाइड्रोजन लेके आएगा, या फिर कुछ और लेके आए। यानी कि हाइड्रोजन जब भी आएगा तो अकेला आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक, एलानिन, अगर CH3 अटैच हो गया तो क्या बोलेंगे, एलानिन। यहाँ पे देखिए ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तो इसे क्या कहेंगे, ये कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो हम लोग जो भी कार्बन अगर कायरल होते हैं तो उसको एस्टर मार्क करते हैं। यहाँ पे देखिए COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, चारों ग्रुप अलग अलग है, यानी कि ये भी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? तो ये 3 एग्जाम्पल्स जो हमारे NCERT में दिए हुए हैं, और हमें इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। जनरली 4 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। एक प्राइमरी प्रोटीन, एक सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। ये नाम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन पाया जाएगा, अमाइनो एसिड का सिर्फ एक सिंगल लिंकेज पाया जाएगा। अगर सिर्फ अमाइनो एसिड का ऐसे कोई सिंगल सा एक लाइन है, उसे कहते हैं प्राइमरी अमाइनो एसिड, प्राइमरी प्रोटीन। सॉरी, अमाइनो एसिड का एक सिंगल लीनियर लिंकेज है तो उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन। अगर अमाइनो एसिड का हेलिकल लिंकेज है, यानी कि 2 चेन जुड़े हुए हैं, या फिर प्लेटेड लिंकेज है, यानी कि 2 चैन, अमाइनो एसिड के 2 चैन, 2 पॉलीपेप्टाइड चैन आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन। अमाइनो एसिड के मोर देन 2 चेन्स, यानी कि 3 चेन, हम बोलेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मिला करके एक नया स्ट्रक्चर बना है, जिसमें हमें क्या मिले, पॉकेट मिले, क्रेविसेस और पॉकेट। जो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, यही पॉकेट क्या बनता है, एक्टिव साइट बनता है। एंजाइम में यही पॉकेट एक्टिव साइट बनता है, यही क्रेविसेस एक्टिव साइट बनेगा। तो जब हम बोलेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक,
और हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, बोलेंगे जिसमें 4 चैन हो। कितने हो, हीमोग्लोबिन के 4 डिफरेंट चैन हो। जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वो क्या है, 4 डिग्री प्रोटीन। क्वाटरनरी हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। प्राइमरी प्रोटीन पहला क्या हम लोग सिलेबस में, प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन क्या है साहब, जो लीनियरली अटैच्ड हो। कैसा अटैच्ड हो, लीनियरली, जिसमें बहुत सारे चैन पाए जाए। देखिए यहाँ पे एक अमीनो एसिड पाया जाए, फिर ये ऐसे अटैच हो, फिर यहाँ पे ये अमीनो एसिड पाया जाए, फिर यहाँ पे ऐसे अटैच्ड हो, फिर यहाँ पे अमीनो एसिड पाया जाए, यहाँ पे ऐसे अटैच हो, फिर यहाँ अमीनो एसिड पाया जाए, यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड अटैच हो। ठीक, यहाँ पे जो अमीनो एसिड हो उसका यहाँ पर लास्ट का एन आएगा जिसे एन टर्मिनल कहेंगे। यहाँ पे जो अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे सी पाया जाएगा लास्ट में, जिसे क्या कहेंगे, सी टर्मिनल कहेंगे। और चूँकि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े रहेंगे ऐसे लीनियरली, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीनो एसिड्स। अभी स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और देखेंगे पेप्टाइड लिंकेज किससे कहते हैं। माने कि एक लंबा सा सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स के जो एक साथ जुड़े हुए हैं। अमीनो एसिड्स कैसे जोड़ते हैं और उनके जुड़ने के बाद डिहाइड्रेशन होता है, तो जो लिंकेज बनता है उस लिंकेज का नाम क्या देंगे, उस लिंकेज का सिंबल क्या होगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्या चीज़ है, अगर यहाँ से हम लोग डिहाइड्रेशन कराएं तो एक लिंकेज तैयार होगा। सिमिलरली यहाँ से भी हम लोग डिहाइड्रेशन करवाएं तो एक लिंकेज तैयार होगा। उसी तरीके से यहाँ पे बीच में बहुत सारे लिंकेज, मान के चलिए बहुत सारे लिंकेज हो, तो एक डिहाइड्रेशन होगा तो एक लिंकेज तैयार होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे जो लास्ट में जो ग्रुप आएगा, लास्ट में जो भी आएगा तो उसका COOH एंड ही होगा ना। यहाँ पे COOH का ही एंड होगा और उसमें भी कहीं इसके साथ डिहाइड्रेशन होगा और यहाँ पे भी पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। ठीक, और हम लोगों ने क्या कहा कि C टर्मिनल और N टर्मिनल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड में क्या मिला हमें, कार्बन ना। तो ये जो लास्ट अमीनो एसिड होता है उसे क्या कहते हैं, C टर्मिनल। क्या कहेंगे, C टर्मिनल। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, देखिए जो फर्स्ट अमीनो एसिड है ये नाइट्रोजन है ना, तो इसे कहते हैं N टर्मिनल। जो लास्ट अमीनो एसिड है, फर्स्ट अमीनो एसिड, उसे क्या कहते हैं, N टर्मिनल। क्लियर, वो N टर्मिनल, ये C टर्मिनल। और ये कैसे बनेंगे, डिहाइड्रेशन से। अब बनाया जाए लिंकेज, चलिए बनाते हैं, मिलके बनाते हैं। जहाँ गलती होगा बताइएगा आप लोग, ठीक। हाँ हम सुन लेंगे, बताइएगा तो ज़रूर सुनेंगे। कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट कीजिएगा जहाँ गलती होगी, ठीक। RNH, आप लोगों को पता है कितने बच्चे आधे लेक्चर देखते हैं, आधे लेक्चर देख के ही बोल देते वाह सर लेक्चर बहुत बढ़िया था, नाइस एक्सप्लेनेशन। लेक्चर पूरा देखा ही नहीं अभी, है कि नहीं। अरे साहब ऐसा क्यों करते हो, पूरा लेक्चर देखो ताकि आपको भी पूरी बातें समझ में आए, है ना। ये देखिए, ये एक अमीनो एसिड और उसका ये COO और डिहाइड्रेशन के बाद ये एक एक्स्ट्रा लिंकेज हमें मिला ना, इसे ही कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और यहीं से देखिए एक अगला अमीनो एसिड जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, ये, ठीक, CHRCO। NHCHR में ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस करते जा रहे और हमें ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे भी एक क्या मिलेगा हमको, पेप्टाइड लिंकेज, डेट विल बी COONH।
ये क्या है, ये पेप्टाइड लिंकेज, ये एक पेप्टाइड लिंकेज, और बीच में बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज मिलेंगे ना। जब 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो उसे कहेंगे डाइपेप्टाइड, जब 3 जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड, जब 4 जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड। ऐसे जुड़ते जाएंगे। जब मोर देन 1000 लिंकेज तैयार हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड जाकर के आगे बनाता है प्रोटीन। क्लियर? हम क्या बोलेंगे, इसको आगे लेके चलते हैं। इधर N, ये C, ये H, ये R, ये COO और ये OH। देखिए 3 ग्रीन बॉन्ड बनाए थे हम लोगों ने। ये यहाँ का पेप्टाइड लिंकेज हो गया, ये यहाँ का पेप्टाइड लिंकेज हो गया, और ये यहाँ का पेप्टाइड लिंकेज हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझे? नहीं समझे? हाँ, ये पेप्टाइड लिंकेज हुआ। अब समझिएगा कि इसमें नाम भी पड़ता है ग्लाइसिल एलानिन। तो ग्लाइसिल एलानिन कब बोलेंगे? कौन से अमीनो एसिड, जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उसे ग्लाइसिल एलानिन कब कहेंगे? सेरिल एलानिन कब कहेंगे, है ना? ग्लाइसिल सेरिन कब कहेंगे? समझिएगा बातों को। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ गए, इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। जब ये एक सिंगल चैन में जुड़ेंगे, किस चैन में? सिंगल चैन में, तो इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोटीन। क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोटीन। जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एक सिंगल चैन में जुड़ेंगे तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटीन। ये हमारा प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब ग्लाइसिल एलानिन या सेरिल एलानिन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो समझिएगा। इसको रब कर रहे हैं, आप लोग का तो ठीक है ना? मस्त देखो, पॉज करो और लिखते जाओ, ठीक है? समझिएगा। चलिए फिर से ही बना लेते हैं। आप लोग फॉर्मूला बताइए तो। ग्लाइसिन का बताइए। ठीक, कार्बन, ठीक, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, वेरी गुड। नीचे आर वेरिएबल ग्रुप, शाबाश, NH2, ठीक, और यहाँ पर COOH दे दें, ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे R की जगह पे क्या लिखें? बोलिए। हाँ, ग्लाइसिन करना है तो क्या लिखें? हाइड्रोजन, वेरी गुड, हाइड्रोजन लिख दें तो क्या हो गया? ग्लाइसिन। और हमने क्या कहा? हमें इसको एलानिन के साथ जोड़ना है। एलानिन का फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल, कार्बन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, वेरी गुड। हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखते हैं? CH3, शाबाश। ये COOH और इधर में N, ये H2। याद रखिएगा, हमेशा राइट साइड में COOH लिखना है अपन लोग को, और हमेशा लेफ्ट साइड में NH2 को लिखना है। यहाँ पे इसको चिपका दे, और H को अपनी ईजीनेस के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग नीचे लटका देंगे। हमने क्या करवाना है यहाँ पे? डिहाइड्रेशन करवा दें, करवा दीजिए सर। डिहाइड्रेशन हो गया, यहाँ से क्या निकलेगा साहब? H2O। H2O निकलेगा तो लिंकेज कैसा तैयार होगा? सर आपने ये कहा, ये है ग्लाइसिन। ये क्या है सर? ये है एलानिन। दोनों जुड़ा, बनाया डाइपेप्टाइड। तो इस डाइपेप्टाइड का नाम क्या होगा? ये ग्लाइसिन या एलानिन। अलग अलग था, जब सेपरेटली था तो था ग्लाइसिन और एलानिन। जुड़ गया तो क्या होगा? उसे कहेंगे ग्लाइसिल एलानिन। क्या कहेंगे? ग्लाइसिल एलानिन। COONH, वो क्या बना अपना सिंबल? COONH। यस, यही अपना पेप्टाइड लिंकेज का सिंबल बना, COONH, COONH। तो पेप्टाइड लिंकेज कैसे लिखेंगे? कोई बोले पेप्टाइड लिंकेज क्या है, तो हम बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज क्या है? तो COONH, ठीक। यहाँ से एक बॉन्ड रहेगा, ऐसे बना लीजिए, ठीक। क्लियर? चलिए शाबाश। अभी अपना पेप्टाइड लिंकेज बन गया।
ये क्या होगा, आफ्टर डिहाइड्रेशन बनता है ना, तो इट इज फॉर्म्ड ऑन डिहाइड्रेशन, इट इज फॉर्म्ड ऑन डिहाइड्रेशन। अब थोड़ा ध्यान लगाइए, ये बॉन्ड कैसे बना, डिहाइड्रेशन से। जो भी बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनते हैं, जो भी बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनते हैं, फिर उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाइड्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बॉन्ड रिमूवल ऑफ वाटर से बना तो उस बॉन्ड को फिर तोड़ने के लिए एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। तो जो H+ एंड OH- ग्रुप रिलेटिवली वहाँ से निकले थे, रिमूव हुए थे, वही H+ एंड OH- ग्रुप अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से जाकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक, तो हमें ये बताइए, जो हम लोग ऐसे एंजाइम यूज़ करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे प्रोटीएजेज, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक मतलब द एंजाइम्स विच ब्रेक द प्रोटीन्स। तो बोलेंगे जो एंजाइम्स प्रोटीन को ब्रेक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स किस तरह के एंजाइम्स हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मतलब क्या, वो एंजाइम्स जो एडिशन ऑफ वाटर करके बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्लियर। और जहाँ कहीं पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन डिहाइड्रेशन से होगा, वहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन हाइड्रेशन से होगा। ये क्लियर कट कंसेप्ट अपने जहन में बैठा लेना है। आ रही बात समझ में, नोट कीजिए। प्राइमरी प्रोटीन के बाद आता है सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हम लोग अभी तक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देखिए, अगर दो प्राइमरी प्रोटीन हेलिकली अटैच्ड हैं और उनमें हेलिकल लिंक पाया जा रहा है तो उन्हें कहते हैं अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी प्रोटीन। और अगर वो लिनियरली अटैच्ड हैं प्लेटेड डायरेक्शन में तो उन्हें कहते हैं बीटा प्लेटेड सेकेंडरी प्रोटीन। चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो या बीटा प्लेटेड हो, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। ये जो लिंकेज दिखाई दे रहा है इनके बीच में, ये कैसे लिंकेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें क्या पाया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल से अगर कोई पूछे, केराटिन ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल्स, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, आपके अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी प्रोटीन। और सिल्क फाइबर्स किस चीज़ के एग्जाम्पल है, बीटा प्लेटेड सेकेंडरी प्रोटीन। अगला जो आता है टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन क्या है, सबसे पहली बात आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा SS लिंकेज भी इसमें पाया जा रहा है, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। इसके अलावा इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जाता है। डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाया जाता है। और इसके ऊपर क्रीविसेस या फिर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो आगे जाकर के एक्टिव साइट के तौर पे काम करेगा, जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। यहाँ पे क्या होंगे, कोई भी सबस्ट्रेट आकर के अटैच करेंगे। इसीलिए जो मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। कैसा, टर्शियरी। इसके अलावा मायोग्लोबिन जो मसल्स वगैरह में पाया जाता है, उस वहाँ पे जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। अगला आता है क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन वो है जिनका 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, और इसका एग्जांपल आता है हीमोग्लोबिन। इसके 2 चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन पाया जाता है और 2 बीटा चेन पाया जाता है। क्लियर, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पाए जाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, तो अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, वो कैसे लिंक होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन हमने कर दिया कि ये प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी है, टर्शियरी, क्वाटरनरी है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी पाए जा रहे हैं, और क्वाटरनरी प्रोटीन में ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अलावा ये हीम यानी कि आयरन पार्ट यानी कि हीम पार्ट भी पाया जा रहा है। तो इस तरह का प्रोटीन को क्या कहेंगे, आयरन मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीन इससे इन नेचर नहीं होते हैं,
लेकिन फिर वो प्रोटीन के साथ जुड़े, तो इस तरह के प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रोटीन को कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन करेंगे, सिंपल से 3-4 मिनट लगेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ लेते, जस्ट फॉर नॉलेज, 2-3 मिनट में कुछ नहीं जाता है, इसको आप लोग नोट कीजिए। स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में 3 हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ही कंपाउंड्स होंगे, डेट इज़ अमाइनो एसिड से सिर्फ होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, वो सभी क्या कहलाते हैं? सिंपल प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन यानी कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये सब क्या है? सिंपल प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनिशियस नेचर होगा उनका। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसा जो कॉन्जुगेट मैनर में पाए जाएंगे, यानी कि उनमें प्रोटीन के साथ साथ दूसरा कोई भी फैक्टर्स में पाए जा सकते हैं। फॉस्फेट पाया जा सकता है, जब फॉस्फेट पाया जाएगा प्रोटीन के साथ तो उसे कहेंगे फॉस्फोप्रोटीन। जैसे अंडे की जो जर्दी होती है उसमें क्या पाया जाता है? फॉस्फोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन वो प्रोटीन जो क्या प्रोवाइड करता है? कलर। जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर, हीमोसाइनिन ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। तो जो प्रोटीन्स के वजह से कलर अपीयर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन मिलकर के मिल्क प्रोटीन को कहते हैं लिपोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन ऐसे कंपाउंड्स जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं उसके साथ साथ मेटल भी होते हैं, साइटोक्रोम, है ना। इसके अलावा हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, ये क्या कहते हैं? ये दोनों तो कलर भी अपीयर करते हैं, इसलिए इनको क्रोमोप्रोटीन में रखते हैं। इसके अलावा इनमें मेटल्स भी पाए जाते हैं। हीमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आप देखिएगा आयरन एंड कॉपर पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड वाले प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। और हम ये कहेंगे कि ये सब मिल करके कोई एक नया बड़ा प्रोटीन का एक चेन डिराइव होता है, उसी को कहते हैं डिराइव प्रोटीन। वो सिंपल इन नेचर भी हो सकता है और कॉन्जुगेटेड इन नेचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों मिला के भी हो सकते हैं, ये दोनों मिला के भी हो सकते हैं, या तो सिर्फ ये भी हो सकता है या तो सिर्फ ये भी हो सकता है। जब ये होंगे तो उनको क्या कहेंगे? डिराइव प्रोटीन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नहीं, प्रोटीन टॉपिक का लास्ट पोर्शन में हम लोग हैं। लास्ट पोर्शन क्या है? सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। कुछ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और उनका स्पेसिफिक फंक्शन। हमने उन्हीं प्रोटीन्स का नाम लिख रखा है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दूसरे प्रोटीन्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोलाजन फाइबर्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते तो क्या करते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हैं या ग्राउंड सब्सटेंस है जो क्या करते हैं? एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद से पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद से इंसुलिन हार्मोन है, और वो हार्मोन्स जो प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। एंटीबॉडी, जितने भी एंटीबॉडी सब प्रोटीनिशियस इन नेचर ही होते हैं, और एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीजन को इनगल्फ करना, यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट्स के अगेंस्ट फाइट करना। ठीक, उसके बाद से जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसरी रिसेप्शन सब प्रोटीन के बने होते हैं। जब फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? लिपिड बाइलेयर। तो बोले कि लिपिड बाइलेयर है तो वह सब्सटेंस जो लिपिड इनसॉल्युबल है उन्हें अंदर की तरफ कौन लाएगा? तो उन्हें अंदर की तरफ कौन लाता है? यहाँ पे एक प्रोटीन का चैनल पाया जाएगा, और वो प्रोटीन चैनल क्या करता है? इनके ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करता है, यानी कि इनके ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करता है। तो उस वक्त कौन सा पाया जाएगा? या तो GLUT4 या फिर GLUT2 दोनों पाया जाता है। एनसीईआरटी में हमारे GLUT4 दिया हुआ है, तो हमारे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है हम लोग उन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। GLUT4 क्या करता है? इनेबल्स द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज एनसीईआरटी लिख रहा है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? तो GLUT4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रोटीन ख़त्म करते हैं। प्रोटीन को हम लोग यहाँ तक पूरा पढ़ लिए। बीच में मैंने 1 या 2 पॉइंट्स छोड़े हैं, ये नहीं कि मुझे याद नहीं था, मैंने इसलिए छोड़ा कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या छोड़ा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हमें यह पता चलेगा कि हाँ वाकई आप लोग पढ़ रहे हैं।
अब फिर हम लोग उसी हिसाब से लेक्चर 3, लेक्चर 4 भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हाँ बच्चे अगर जोश में पढ़ रहे हैं, जुनून में पढ़ रहे हैं, तो हम भी जुनून में पढ़ाएंगे। अगर आप ही जुनून में नहीं हैं तो हम लोग जुनून में कैसे पढ़ाएंगे? तो पहले आपको जुनून में आना होगा। हम लोग तो जुनून में हैं ही, हम लोग जुनून में हैं तभी तो 3 बजे 4 बजे रात को भी लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं। क्या आप जुनून में हैं? अगर आप वाकई हैं तो आप ये बताएं कि हमने क्या टॉपिक्स छोड़ रखे हैं, और NCERT ही पढ़ना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम्स। क्लियर? तब तक के लिए खुदा हाफिज़।